हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर 3 हम पढ़ने वाले हैं जो है हमारा रासायनिक बलगत आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के पिछले 5 सालों में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। स्पष्ट रूप से मैं बता दूं 21, 22, 23, 24, 25 इस वर्षों में बार बार पूछे गए हम सभी 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस चैप्टर से कराने वाले हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से यह भी बता दूं कि अगर आप ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको मैं बहुत ज्यादा आपको तेज बोलूंगा तो नहीं चलेगा दोस्त। आप सीधी बात आप समझ गए हैं तो जितने भी क्लास 12th के एक सीरियस स्टूडेंट है वो कॉपी पे लेकर बैठे, एक एक प्रश्न को समझते हुए, सीखते हुए, प्लस नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो तैयार हैं आप सभी? तैयार हैं तो यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं, रासायनिक बलगत की वन शॉट वीडियो है और क्लास 12th केमिस्ट्री का। तो पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक क्या है, इसकी परिभाषा कीजिए। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हमसे कहा कि क्या होता है और इसका परिभाषा हमें करना है। चलिए जी, तो हम करके दिखा देते हैं। तो एक बार हमने यहाँ पे एक शॉर्ट में हमने परिभाषा लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा इसको मैं पढ़कर आपको सुनाऊं और आप भी समझने का प्रयास करें। तो हमने यहाँ पे ये लिखा है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर अभिकारकों की आणविक सांद्रण C हो तो उस समय अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रण के समानुपाती होता है। ये बातें कहा गया। एक बार और सुन लीजिए, लिखा गया है यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को, देख लीजिए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर अभिकारकों की आणविक सांद्रण यदि C हो तो उस समय अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रण के समानुपाती होता है। अब मैं जानता हूं कि क्लास 12th के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, आपको भी नहीं आया ना? चलिए, नहीं आया तो मैं समझ रहा हूं कैसे आपको आएगा ये भी मैं समझ रहा हूं। तो आइए हम उसको समझा देते हैं। अच्छा, मान लेते हैं ये एक रासायनिक अभिक्रिया, थोड़ा सा मैं आपको कुछ बेसिक बात पूछ रहा हूं कि ये मान लेते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया हम ले लेते हैं। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं A+B इक्वल टू C। ये हमने एक रासायनिक अभिक्रिया ले लिया, ठीक है। अब ये बताइए, ये हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है ना? बिल्कुल है। अब इतनी बेसिक बात जानते हैं कि अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं जी? तो उसको हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, या इसी को क्रिया कारक के नाम से भी हम जानते हैं। और जो अभिक्रिया के समाप्त होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। इतनी बेसिक बात आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो हमसे ये बात कहा जा रहा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के कोई भी समय हम ले लेते हैं, एक छोटा सा समय, ठीक है, एक बहुत ही सूक्ष्म समय हम ले लेते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर यदि जो अभिकारक है तो अभिकारकों की आणविक सांद्रण, अभिकारकों की यदि आणविक, अभिकारकों की यदि आणविक सांद्रण, अभिकारकों की यदि आणविक सांद्रण यदि C हो, ठीक है, यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारकों की यदि आणविक सांद्रण यदि C हो तो उस समय अभिक्रिया का, इस अभिक्रिया का जो वेग होता है ना वो क्या होता है, वो इसी आणविक सांद्रण के, इसी आणविक, इसी आणविक, आणविक सांद्रण के, सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। अच्छा बताइए, अब आपको समझ में आ गया ना हमने क्या बताया? हमने आपसे यही कहा बाबू, ध्यान से आप समझिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर, कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है उसके किसी भी क्षण पर, क्षण मतलब होता है एक छोटा सा समय, जब अभिक्रिया चल रही है तो उसके बीच एक छोटा सा समय, ठीक है, उसी को कह रहे हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर अभिकारकों की आणविक सांद्रण यदि C हो तो उस समय इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो आणविक सांद्रण के ही समानुपाती होता है। समझ गए?
वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा आपसे। आपको हमने क्या लिखा है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर अभिकारकों की आणविक सांद्रण C हो, अभिकारकों की आणविक सांद्रण यदि C हो, तो उस समय अभिक्रिया का वेग, तो उस समय जो अभिक्रिया का वेग होता है वो आणविक सांद्रण के, वो उस समय अभिक्रिया का वेग वो सांद्रण के समानुपाती होता है। किसके सांद्रण के जी, वही आणविक जो सांद्रण है उसके समानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं लास्ट में आपको एक बार और परिभाषा यहां से नहीं यहां से बोलता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं जो हम पर विश्वास किए हुए हैं, जो जानते हैं कि मैं रटवा कर नहीं समझा कर याद कराता हूं, वो इसी वीडियो में लगभग 70 to 80% आप तैयार कर लें। तो आप क्या बोलेंगे, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर अभिकारकों की आणविक सांद्रण यदि C हो, तो उस समय रासायनिक अभिक्रिया का वेग आणविक सांद्रण के समानुपाती होता है। समझ गए आप? चलिए अच्छी बात है। तो इतनी आप अगर बात समझ गए हैं तो यहां पे अगर हम इसको संकेत रूप में थोड़ा सा लिखना चाहें तो अभिक्रिया का वेग को हम dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम हिंदी यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, वो हमारा आणविक, इस तरीके से लिख देते हैं आणविक सांद्रण। तो आणविक सांद्रण के क्या होता है, आणविक सांद्रण के समानुपाती होता है। तो इतना हमने लिख दिया। अब इसको संकेत रूप में लिख देते हैं, तो अभिक्रिया के वेग को dx/dt से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमने लिख दिया। समानुपाती का चिन्ह, आणविक सांद्रण को C से दर्शाते हैं, तो C हमने लिख दिया। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, तो dx/dt है, तो ये हमने ऐसे ही लिख दिया dx/dt। और समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है k इंटू क्या हो गया, C हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे कहा जाता है कि यदि मान लेते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसका आणविक सांद्रण मान लेते हैं, आणविक जो सांद्रण है उसका मान यदि 1 हो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी का आणविक सांद्रण यदि C हो, तो उस समय क्या होगा जी, उस समय पे क्या होगा, उस समय पर यदि हम इसका मान रखेंगे तो ये अब इरेज कर सकते हैं, इसको कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो हम समझाने के तौर पे आपको यूज किए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो dx/dt हो जाएगा, dx/dt। ये हमारा क्या हो जाएगा, k इंटू 80 का मान क्या हो गया, यदि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की आणविक सांद्रण यदि C इक्वल टू 1 अगर वैल्यू होता है, तो 1 अगर गुणा करा लेगा तो ये क्या हो जाएगा, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। तो यहां से हमारा अंतिम फॉर्मूला मिलता है, ये जो है K इक्वल टू dx/dt। ये हमारा K क्या है जी, तो K हमारा है वेग स्थिरांक। यही k को हम क्या कहते हैं जी, वेग स्थिरांक कहते हैं। आइए dx/dt क्या है, वास्तव में अभिक्रिया का वेग है। क्या है जी, वास्तव में अभिक्रिया का वेग है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले दोस्त आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले आपका कर्तव्य है इसका स्क्रीनशॉट लेना जी। चलिए जी, तो पहला समझ रहे हैं, पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर होता है। अभी तो हमने बस शुरुआत किया है दोस्त, आप देखते जाइए कितने सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको कराते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ हम लॉन्ग क्वेश्चन भी, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे, जो 5-5 नंबर में, 4-4 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सब्र और पेशेंस के साथ इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है, यदि आपको सच में एक अच्छा नंबर प्राप्त करना है, आपको एक सच में टॉपर बनना है। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट हमारा रहेगा कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, वीडियो देख रहे हैं तो नोट डाउन करते हुए, समझते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए जी, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये दूसरा हमने क्वेश्चन बता दिया है। चलिए दूसरे से स्टार्ट हो गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या था जी, ओहो हो, पहला क्वेश्चन शायद मिस्टेक से
दिक्कत हो गया है, चलिए हम उसको पहले क्वेश्चन को भी कराएंगे, आपको लास्ट में हम कराएंगे पहले क्वेश्चन। अगला हमारा तीसरा आता है तापीय गुणांक को परिभाषित कीजिए। अब तापीय गुणांक क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है तापीय गुणांक। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतराल से किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक के अनुपात को, उस रासायनिक अभिक्रिया का तापीय गुणांक हम कहते हैं। सीधी बात यहाँ पे कह दिया जी, ठीक है। यहाँ पे क्या बात बताया है, मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला लिखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो तापीय गुणांक का एक फॉर्मूला होता है, तापीय गुणांक। तो तापीय गुणांक का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक। 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक, और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक। ठीक है, ये आपका होता है तापीय गुणांक का फॉर्मूला। अब देखिए इसी से आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, अब मैं आपसे पूछूं तो 35 डिग्री सेल्सियस ये ताप का वैल्यू है, ये 25 डिग्री सेल्सियस ताप का वैल्यू है। ये बताइए 35 और 25 इन दोनों में कितने का डिफरेंट है जी, तो इन दोनों में 10 का डिफरेंट है, 10 का डिफरेंट है ना। तो वही कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप का अंतर, डिफरेंट मतलब अंतर ही होता है। तो 10 डिग्री हमने क्या बताया कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसका वेग स्थिरांक, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को अभिक्रिया का तापीय गुणांक कहलाता है। मतलब सीधी बात है कि 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के अनुपात को, वेग स्थिरांक के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अनुपात को हम तापीय गुणांक कहते हैं। बात आप समझे। हमने एक बार और बता दे रहा हूं, हम कह रहे हैं 35 और 25 के बीच में कितने का अंतर है, 10 डिग्री सेल्सियस के। तो हम यही कह रहे हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, मान लेते हैं A प्लस बी इक्वल टू सी, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम यही कह रहे हैं, मान लेते हैं ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो हम यही कह रहे हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर से 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के अनुपात को तापीय गुणांक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं तापीय गुणांक का परिभाषा समझ में आपको आसानी से आ गया होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या है जी, ये A प्लस बी इक्वल टू, ये जो हमने लिख दिया ये एक हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। तो 25 और 35 और 25 के बीच का अंतर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का जो अनुपात होता है उसी को तापीय गुणांक कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे दोस्त, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन मैं बता दूं हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर सेट में। क्या है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखिए। ये आप चेक करके देख सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में 4 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है 4 मार्क्स में। चलिए जी, तो 4 मार्क्स में पूछा गया है तो समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले कोटि और आणविकता में अंतर बताना है, तो आप हेडिंग लिख देंगे अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। एक हमने यहाँ पे लिख दिया है अभिक्रिया की कोटि, एक साइड हम लिख देते हैं अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, तो कोटि क्या है, कोटि जो है ना, अभिक्रिया की कोटि, ये एक प्रायोगिक मान होता है। क्या होता है, प्रायोगिक मान होता है, जिसको हम प्रयोगों द्वारा हम प्राप्त करते हैं इसके वैल्यू को। और जो आणविकता होता है यह एक सैद्धांतिक मान होता है, जो क्या होता है, जो वैज्ञानिकों द्वारा ही दिया जाता है।
तो ये चीजें हैं, अभी हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अंतर इनमें क्या है, तो पहला अंतर है कि अभिक्रिया की जो कोटि होता है, तो इस प्रयोगों द्वारा इसे मतलब अभिक्रिया की कोटि जो होता है ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। अभिक्रिया की कोटि को प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, जबकि जबकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता जो होती है वो उसे हम क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। मतलब इसको लैब में प्रयोग करके कोटि के मान को ज्ञात किया जाता है, जबकि आणविकता की वैल्यू को हम क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। दूसरी बात, यह जो अभिक्रिया की कोटि है वो क्या है जी, तो यह एक प्रायोगिक मान है। क्या है, एक प्रायोगिक मान है। जबकि अभिक्रिया की आणविकता है या एक सिद्धांतिक मान है, एक सिद्धांतिक मान है जी। ठीक है, अगली बात यहाँ पे याद रखेंगे कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो क्या हो सकता है, शून्य, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक और भिन्नात्मक हो सकती है। मतलब अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो क्या क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल से हम बता दे रहे हैं। वो सबसे पहले तो शून्य हो सकती है, ठीक है। पूर्णांक, शून्य के बाद पूर्णांक आता है। पूर्णांक मतलब प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, जैसे प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस 2, फिर प्लस माइनस 3, इस तरीके से पूर्णांक हो सकते हैं। धनात्मक मतलब 2, 1, 3, 4, इस तरीके से धनात्मक। ऋणात्मक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, -1, -2, तो ये सब पूर्णांक में ही आ जाएंगे। एक और चीज का भिन्नात्मक भी हो सकते हैं। भिन्नात्मक का मतलब 1/2, 3/2, मतलब p/q के रूप में ये आपके हो सकते हैं। तो ये आशा करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए जी, अगली बात यहाँ पे आ जाती है, तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि आणविकता शून्य, ऋणात्मक, भिन्नात्मक नहीं होती है। मतलब अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो शून्य नहीं होती है, शून्य, ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होता है। मतलब कभी भी वैल्यू इसका है ना वो जीरो नहीं हो सकता। फिर ऋणात्मक मतलब -1, -2, इस तरीके से नहीं हो सकता। भिन्नात्मक मतलब p/q के रूप में, जैसे 1/2, 3/2, इस तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला हमारा आता है कि कोटि जो होता है वो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के बीच संबंध बताता है। ठीक है, जो अभिक्रिया की कोटि होता है ना वो अभिकारकों की सांद्रता के बीच, जो अभिक्रिया की कोटि होता है वो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के बीच संबंध बताता है। ये आप याद कर लीजिएगा। आणविकता होता है वो अभिक्रिया के विशिष्ट पदों में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को, अणुओं की जितनी संख्या होती है उसको बताता है। तो ये आप एक बार पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे तो सब याद हो जाएगा। ये मोस्टली याद करने वाला है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार देख ले रहा हूँ उनको। ठीक है, तेंद्र, जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, या आप थोड़ा सा पानी नहीं पिए तो पानी पी लीजिए, उतने देर में हमारा हो जाएगा जी। ठीक है, पानी पी लीजिए। क्या हुआ भैया, कहाँ है, कॉल करके तो। हम्म, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा आता है अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा एवं उसका क्या लिखिए, उसका लक्षण लिखिए। तो अब हमें अभी अभिक्रिया की, अब हमें कोटि पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, इसकी हमें लक्षण बताना है। लक्षण मतलब होता है इसकी प्रॉपर्टीज, इसका गुण बताना है। अभी हमने अभिक्रिया की कोटि के बारे में क्या जाना है कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होता है जिसको हम प्रयोगों द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं जी कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे आएगा, तो परिभाषा थोड़ा अलग है, ध्यान पूर्वक समझेंगे तो आ जाएगा।
तो क्या लिखा है, ध्यान से समझिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मतलब अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों का जो योगफल होता है उसी को अभिक्रिया की क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा अब मैं आपको समझा रहा हूं, परिभाषा नहीं ना आया समझ में, हम आपको समझा रहे हैं, याद हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहां पे हम आपको समझा रहे हैं एक छोटा सा बॉक्स में। ठीक है, अच्छा मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया का दे रहा हूं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया हम ले लेते हैं, कैसे लेते हैं जी, कि ए प्लस बी बी, ए प्लस बी बी इक्वल टू सी। ठीक है, ए प्लस बी बी इक्वल टू मान लेते हैं सी, मतलब उत्पाद कोई बना। ठीक है, हम इतनी बात जानते हैं कि ए प्लस बी बी बनकर कुछ ना कुछ उत्पाद तो बनेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, यही ना कहलाएगा जी। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है अभिकारक, इसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, तो अब बात को ध्यान से समझेंगे, हम यहाँ पे क्या आपको बताना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि ये हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है, इधर वाला अभिकारक, इधर जो बनेगा वो उत्पाद है, ये बेसिक बात हम जानते हैं। तो यदि हम इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालें, इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालें वेग नियम से या वेग व्यंजक से, अगर हम इस अभिक्रिया का वेग निकालें तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, तो हम अभिक्रिया का वेग, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, क्या होता है जी, कि जो अभिकारक होते हैं, तो अभिकारक कौन है, ए है अभी, ये हमारे अभिकारक है, और जो स्मॉल ए स्मॉल बी लिखा गया है ना, ये एक नंबर है जी, जैसे 2 3 4 ऐसे, जैसे हमने ऐसे लिख देते हैं कि H2 प्लस O2, ऐसे हमने लिखा है, तो ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, और यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे 3, तो ये स्मॉल ए और बी के दर्शाया गया है। तो यहाँ पे अभिकारक क्या होंगे, यही 2 होंगे ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, तो ये हमारा अभिकारक है। तो अभिकारक कौन कौन सा है, एक हमारा ए है और एक हमारा क्या है, बी है। तो अभिकारक है, तो अभिकारकों की सांद्रता, ये कोष्ठ में बंद करते हैं तो इसको सांद्रता कहते हैं। तो अभिकारकों की सांद्रताओं का घात मान लेते हैं, इसका x है, इसका y है। तो अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों का जो योगफल होता है, यही अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। मतलब अच्छा, अभिक्रिया का पहले वेग आप समझे, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभिक्रिया का वेग यही होता है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के, ठीक है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक है, अभिकारकों की सांद्रताओं के घात होता है, उसी के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये बातें होती हैं जी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अभिक्रिया की कोटि पढ़ रहे हैं, कोटि पढ़ रहे हैं ना। तो कोटि में हमें ये बात बताया गया कि, कोटि में हमें ये बात बताया गया ना कि अभिक्रिया का जो अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि होती है वो किसके बराबर होती है, तो जो अभिकारक है इसकी सांद्रता है। तो अभिकारकों की सांद्रताओं का जो घात है ना, तो इनके घातों के, इन दोनों के, इनके घातों के योगफल के बराबर होती है। मतलब अभिक्रिया की कोटि किसके बराबर होती है, तो अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योगफल के बराबर होती है, सीधी बात है। तो आप क्या परिभाषा बोल देंगे अभिक्रिया की कोटि का, आप यही बोलेंगे कि, आप क्या बोलेंगे कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योगफल के बराबर होती है। एक बार और सुन लीजिए, याद हो जाएगा। हमने कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यही बात लिखा गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में
अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अभिक्रिया की कोटि आपको समझ में आ गई होंगी। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। ये एक्स वाई क्या है जी, तो अभिकारकों की जो घात होती है वही घात है। चलिए इतनी बात समझ के, तो अब हम समझ लेते हैं अभिक्रिया की कोटि के लक्षण। तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं या लक्षण होते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी यहाँ पे पहला आप याद रखेंगे क्या बात, कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि शून्य हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि यदि शून्य हो, तो उस अभिक्रिया की कोटि उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होगा, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि अगर शून्य होगी, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। मतलब ऐसा कोई कोटि हो जिसमें x और y इन दोनों का मान जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, तो जिस अभिक्रिया की ये हमने वेग नियम निकाला है ना, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो सीधी बात हमने क्या बताया, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि अगर शून्य हो, तो उस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात आप समझ गए हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा गया कि यदि अभिक्रिया की कोटि एक हो, यदि अभिक्रिया की कोटि एक होगी तो उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, और दो होगी तो द्वितीय कोटि की, तीन होगी तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। अगला हमारा आता है कि कोटि एक प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, ये बात अभी हमने पढ़ा है अंतर में। अतः किसी अभिक्रिया का समीकरण देखकर हम कोटि नहीं बता सकते। मतलब सही बात है जी, यह कोटि क्या है? एक प्रायोगिक मान है, जिसको वैज्ञानिक लैब में जाकर प्रयोग करके मान निकालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम केवल देखकर, हम उस समीकरण को देखकर हम कोटि नहीं बता सकते। ठीक है, तो यही बात लिखा गया है कि कोटि एक प्रायोगिक मान होता है, अतः किसी अभिक्रिया की कोटि देखकर हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अगली बात यहाँ पे हमसे क्या बताया गया कि अभिक्रिया की कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। मतलब यूनिट हीन होता है जी, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगली बात यहाँ पे याद रखेंगे कि जटिल अभिक्रियाओं की कोटि सबसे धीमी पद पर निर्भर करती है। जटिल अभिक्रियाओं की जो कोटि होती है सबसे धीमी पद पर निर्भर करती है, ये आप याद रखेंगे। और जो कोटि होती है वो शून्य, भिन्नात्मक, ऋणात्मक भी हो सकती है। यह अभी हमने बताया कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो शून्य, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक हो सकती है। तो यही आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, गुण में, अंतर में। ठीक है, ये गुण में। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए। आप पानी जो नहीं पिए हैं वो पी लीजिए, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो। हम्म हम्म, आगे बढ़े। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 7th नंबर क्वेश्चन, कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन करना है। तो अभिक्रिया के किसी, इसको ऐसे भी क्वेश्चन कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, तो अभिक्रिया के, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, कौन अभिक्रिया के वेग को घटा सकता है, कौन बढ़ा सकता है, उन सभी के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो हमने क्या लिखा है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारक है ना, अभिक्रिया का सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे ये बताया गया कि जो अभिकारक होता है, तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर टकरों की संख्या बढ़ती है, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो मतलब सीधी बात है कि कोई भी अभिकारक है उसकी सांद्रता बढ़ेगी। मतलब सांद्रता बढ़ने का मतलब, कोई भी अभिक्रिया है तो उसमें जो अभिकारक होंगे, ठीक है, अभिकारक समझ रहे हैं ना, जैसे चीनी और पानी है। ठीक है, तो चीनी और पानी को हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? रस बनता है।
तो चीनी और पानी का अगर सांद्रण, अगर वो मोटा होगा, उसका रस मोटा होगा, तो वही उसी को हम कहेंगे कि सांद्रण उसका बढ़ गया। तो जब सांद्रण ज्यादा बढ़ता है ना, तो टकरों की संख्या बढ़ जाएगी, उनके बीच कणों की टकरों की संख्या, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। सीधी बात कहे ना, तो अब सांद्रण जो होता है, अभिकारकों का जो सांद्रण होता है, वो सांद्रता होती है, सॉरी, अभिक्रिया की जो सांद्रता होती है, अभिक्रिया की जो सांद्रता होती है, वो अभिक्रिया के वेग के क्या होता है, अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है। ठीक है, वो अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है। इससे इससे क्या पता चला कि जितना अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाएंगे, उतना ही अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और जितना अभिक्रिया की सांद्रता को हम घटाएंगे, उतना ही अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। सीधी बात है, यही इसका मतलब है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगला आता है ताप। अब ताप क्या होता है, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रियारकों की गतिज ऊर्जा व वेग व टकरों की संख्या बढ़ जाती है, अतः अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। सीधी बात है ना, कि अगर आप ताप बढ़ाते हैं, देखेंगे एक पानी आपने रखा हुआ है, अब पानी को अगर आप गर्म करते हैं तो देखेंगे कि बुलबुला लेने लगता है। अब बहुत तेज बुलबुला का मतलब क्या है, कि जो पानी है ना वो गर्म होने लगता है, तो खौलने लगता है। खौलता कब है, खौलने का मतलब है उसके कण बहुत ही तेजी से टक्कर आपस में कर रहे हैं। इसका मतलब उसकी गति जो है ना, गतिज ऊर्जा वो बहुत ही तेज है। इसी की वजह से अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही बात हमने लिखा है कि ताप बढ़ाने पर अभिकारकों की गतिज ऊर्जा, वेग और टकरों की संख्या बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो यही बात हम यहाँ पे सीधी बात लिख देंगे कि अभिक्रिया मतलब जो ताप होता है ना, किसी भी अभिक्रिया का जो ताप होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप आप जितना अधिक बढ़ाएंगे, उतना ही अधिक क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। अगला आता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, तो एक बात याद रखेंगे, उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक उत्प्रेरक, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब समझिए एक मोटिवेशनल स्पीकर है। अगर मोटिवेशनल स्पीकर अच्छा हुआ, तो वो आपकी एनर्जी को बढ़ा देगा। ठीक है, सकारात्मक आपको एनर्जी देगा। अगर मोटिवेशनल स्पीकर है वो अच्छा नहीं है, तो वो आपके लेवल को गिरा भी सकता है। तो ये यहाँ पे हमें यही बात बताया गया कि जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, मतलब पॉजिटिव जो उत्प्रेरक होते हैं, वो अभिक्रिया के जो वेग है ना, इसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और अगर जो निगेटिव उत्प्रेरक हैं, ठीक है, बेकार, मान लेते हैं एक अच्छा टीचर है जो आपको अच्छे से समझा रहे हैं, और एक ऐसे टीचर है जिनको समझा तो रहे हैं बट समझ में नहीं आ रहा है। जो 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 अच्छे से समझा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव जो टीचर हैं, वो आपके पढ़ने की क्षमता को बढ़ा देंगे, और जो अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं वो आपके पढ़ने की क्षमता को कम कर देंगे ना। तो वही बात है, तो जो पॉजिटिव धनात्मक उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। ठीक है, घटा देता है। क्यों घटाता है, क्यों बढ़ाता है, ये भी आपको यहीं पे पता चलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि वह संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटा देता है। ठीक है, ये इसका कारण है। जबकि जबकि जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक वो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। क्यों घटाता है, क्योंकि वह संकीर्ण ऊर्जा के मान को बढ़ा देता है। तो ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आप इतना भी लिख देंगे ना उत्प्रेरक में कि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है यहाँ तक, और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है यहाँ तक, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से ये दो लाइन नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, और लिख देते हैं, समझ में आ गया होगा, लिख देते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगला आता है दाब। दाब क्या होता है, तो दाब बढ़ाने पर सांद्रता बढ़ती है। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगी, और सांद्रता बढ़ेगी तो टकरों की संख्या बढ़ेगा, जिससे वेग का मान भी बढ़ता है। अब मैं इस लाइन को थोड़ा समझाना चाहूंगा। देखिए, मान लेते हैं सपोज डेट, दाब कैसे बढ़ता है जी, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बर्तन है,
इसमें हमने पिस्टन को लगा दिया, ये पिस्टन हमने यहाँ पे लगा दिया है, पिस्टन। ठीक है, पिस्टन हमने यहाँ पे लगा दिया है इस बर्तन के ऊपर। पिस्टन मतलब पंप भरने वाला हो गया, पंप भरने वाला। तो मान लेते हैं इसमें हमने गैस को भर दिया है। अब गैस पूरी तरीके से भरा हुआ होगा तो गैस के अणु बहुत ही दूर दूर पर होंगे। ठीक है, अब जैसे ही इस पिस्टन को हमने दबाया, तो अगर हम इस पिस्टन को दबाते हैं तो क्या होता है जी, इस पिस्टन को अब हम दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पिस्टन जो है ये यहाँ पे आ गया। सपोज डेट ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पिस्टन है, जो साइकिल में हवा भरने वाला पंप होता है उसी को दबाते हैं तो वही पिस्टन है। तो मान लेते हैं अब यहाँ पे आ गया। तो जब पहले तो यहाँ पे था तो इसके अणु दूर दूर पर थे, अब यहाँ पे आ गया है तो इसके अणु अब पास पास पे आएंगे कि नहीं जी, पास पास पे आ गए होंगे। तो पास आने का मतलब ये कि सांद्रता बढ़ा, गाढ़ापन इसका बढ़ेगा ना, घनत्व बढ़ेगा। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि दाब बढ़ाने पर सांद्रता बढ़ती है। अब सांद्रता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इनके बीच टक्कर जल्दी जल्दी होंगे, ज्यादा पास पास रहेंगे तो टक्कर हो गई। तो यही बात लिखा गया है, टक्करों की संख्या ठीक है बढ़ती है जिससे वेग का मान भी बढ़ रहा है। तो यही बात हम लिख देंगे कि जो दाब होता है ना, दाब, दाब जो होता है वो अभिक्रिया के वेग के क्या होता है, वेग के समानुपाती होता है, अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है। ठीक है, और सतही क्षेत्रफल क्या होता है, तो ठोस अभिकारकों के लिए अभिक्रिया का वेग पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। जितने भी ठोस अभिकारक है उसका जो वेग होता है वो क्या होता है, वो क्षेत्रफल के, वो क्षेत्रफल के क्या होता है, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है जी, अच्छी बात है, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए समझते हुए चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है आप देख लीजिए, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। मैं आपसे सीधी बात कहूंगा, ज्यादा बहुत ज्यादा एनर्जी में और चिल्लाकर मैं नहीं बोलूंगा दोस्त, आप सीधी बात में कह रहा हूं, जिन स्टूडेंटों को थोड़ा सा भी अगर इतना भी शक है कि ये क्वेश्चन सर पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आप एक काम कर लीजिएगा, पेपर सेट निकाल कर आप देखिए, आप ढूंढिए सभी पेपर सेटों को और देखिए उन सभी में ये क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जितने हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, पेशेंस के साथ और थोड़ा सा मैं कहूंगा ट्रस्ट, जिनको नहीं है वो थोड़ा ट्रस्ट करके और इन सभी को अपनी तैयारी कर लेंगे, अपनी पढ़ाई जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेती हैं तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, कोटि और आणविकता में अंतर पढ़ा था। अभी हमने कोटि और आणविकता में अंतर पढ़ा था, तो अभी हमने फिर से कोटि का परिभाषा और लक्षण पढ़ा था। अब हम समझ लेते हैं अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है। तो यहाँ पे अभिक्रिया की आणविकता लिखती है, सीधी बात, इसका बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ध्यान से समझेंगे। देखिए हमने लिखा है कि किसी प्रथम और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अणुओं की संख्या होती है ना, अणुओं की संख्या को ही हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। समझ रहे हैं, देखिए प्रथम और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब प्रथम कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रथम अभिक्रिया को ही हम सरल अभिक्रिया कहते हैं, सरल अभिक्रिया, जो बहुत ही सिंपल अभिक्रिया हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं प्रथम की जगह पर सरल अभिक्रिया। ठीक है, तो किसी सरल और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का मतलब, संतुलित मतलब समझते हैं ना जी, कि जैसे हमारे पास यहाँ पे H प्लस O2 इक्वल टू H2O बनता है, तो इधर हम देख लेते हैं, इधर हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम 2 कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से अब हमारा क्या मिल गया, यहां से सॉरी ऐसे नहीं करते, H2 प्लस O2, सॉरी इस तरीके से करते हैं, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 का गुणा करा देते हैं। देख लीजिए ये हमारा एक सरल अभिक्रिया भी है और संतुलित अभिक्रिया भी है। इसमें क्या हुआ देख लीजिए, ये हमारा एक सरल अभिक्रिया है, सरल अभिक्रिया, इसी को हम प्रथम अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब देख लीजिए सरल अभिक्रिया तो है, प्लस संतुलित अभिक्रिया भी है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कैसे, तो देख लीजिए इधर 2 हाइड्रोजन है
तो इधर भी कितने, देखिए इधर सॉरी इधर 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 भी 2 से गुणा करा देंगे। तो देख लीजिए इधर 2 दूना 4, 4 इधर हाइड्रोजन है ना, तो इधर भी 2 दूना 4, इधर भी 4 ही हाइड्रोजन है। इधर 2 ऑक्सीजन है ना, O2 2 ऑक्सीजन, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन में गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो जितना हमारा हाइड्रोजन है इतना ही इधर भी हाइड्रोजन, जितना ऑक्सीजन उतना ही ऑक्सीजन, तो इसी को हम कहते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने यही आपको कहा, हमने क्या बताया कि किसी सरल और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये अणुओं की जितनी संख्या होती है उन्हीं संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, तो सरल या तो अभिक्रिया कह देंगे या तो प्रथम अभिक्रिया कह देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी सरल और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से अभिक्रिया की आणविकता समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, यहाँ पे दो हमने पॉइंट्स लिखे हैं दो नोट्स में कि आणविकता केवल सरल अभिक्रियाओं की ही ज्ञात की जा सकती है। सरल मतलब जो सिंपल अभिक्रिया है उन्हीं की आणविकता ज्ञात कर सकते हैं, परंतु कोटि जो है ना वो सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाओं को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आणविकता केवल सरल अभिक्रियाओं का ज्ञात होगा, परंतु अभिक्रिया की जो कोटि है ना वो सरल अभिक्रिया चाहे जटिल अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाओं का ज्ञात हम कर सकते हैं कोटि। ठीक है, चलिए जी। अगली बात हमारा आता है अभिक्रिया की अर्ध आयु काल, जिसे हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका क्या परिभाषा हम बोलेंगे। अभिक्रिया की अर्ध आयु काल हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगे समय को अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। सीधी बात कह दिया गया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके आधा पूर्ण होने में, ठीक है, हाफ, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है वो आधा पूर्ण हो रहा है तो आधा पूर्ण होने में जो लगा समय होगा ना उसी को हम क्या कहेंगे जी, उसी को हम अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं, मतलब टी हाफ कहते हैं जी। ठीक है, टी हाफ को अर्ध आयु काल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो अर्ध आयु काल को हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। 0.693 बाई क्या होता है, के होता है, यही इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्त ले सकते हैं, मैं जरूर कहूंगा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिए, ठीक है जी। ठीक है, ले लिए ना, तो ये आप याद रखेंगे टी हाफ इजकल टू 0.693 बाई के होता है। जहां ये आप समझ गए टी हाफ क्या है जी, तो टी हाफ है अभिक्रिया की अर्धायु काल। अब बे के क्या है जी, के अभी हमने बताया था वेग स्थिरांक को के से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा वेग स्थिरांक है। ठीक है, ये के इसका जो के का समय का जो अर्धायु काल का मात्रा क्या होता है, तो इसका मात्रक आप सभी को पता ही होगा। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है सेकेंड। स्क्रीनशॉट। अच्छा, ये आप समझ गए ना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके आधा पूर्ण होने में, आधा मतलब हाफ, आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है उसी को अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। मतलब इतना बेसिक तो आप समझ ही जाएंगे।
ठीक है, मुझे पूछने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगला कह रहा है आभासी एकाणुक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। ये आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा, ये छोटा सा है बट बहुत बार ये पूछा गया है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया, इसी को छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहा जाता है। छद्म मतलब होता है आभासी, झूठा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा, इसका परिभाषा क्या होगा, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि तो एक होती है, जिसकी कोटि तो एक होती है पर आणविकता एक से अधिक होती है, उसी को अभ्यासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये एग्जांपल से अगर आप आपको समझाना चाहें तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है A+B इक्वल टू C। ये हमने एक रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हमने ले लिया है, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि तो एक हो, जिसकी कोटि तो एक हो, परंतु जो आणविकता है, परंतु जो आणविकता है वो क्या हो, एक से अधिक हो, एक से अधिक होती है, तो उसी को, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे जी। चलिए अगला आता है संकीर्णन ऊर्जा किसे कहते हैं, और इसका मात्रक लिखिए। संकीर्णन ऊर्जा, संकीर्णन ऊर्जा क्या होता है दोस्त, तो यहाँ पे देख लीजिए संकीर्णन ऊर्जा का हमने क्या लिखा है परिभाषा, हमने यही सिंपल सा लिख दिया है परिभाषा। हमने लिखा है कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम मात्रा मतलब बहुत ही कम मात्रा, तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं को ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होती है, उसी को संकीर्णन ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सा है दोस्त कि ऊर्जा की वह कम मात्रा को ही हम कह रहे हैं न्यूनतम मात्रा। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो क्या होता है, जो अणुओं की ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होती है, जो अणुओं की ऊर्जा अवरोध को, जो अणुओं की ऊर्जा अवरोध होता है उसको पार करने के लिए उतनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता हमें पड़ेगी, तो उस ऊर्जा को ही संपीड़न ऊर्जा कहते हैं। सीधी बात कहें, ये मान लेते हैं ऊर्जा अवरोध है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से हम आपको थोड़ा फिगर से समझा रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आएगा तो रट्टा तो नहीं मारना है, तो आपको हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। तो ये सपोर्टेड ऊर्जा अवरोध है, ये मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये ऊर्जा अवरोध है। अब ये मान लेते हैं सपोर्टेड एक कण है, ठीक है। तो इस कण के पास, इस कण को इस ऊर्जा अवरोध को पार करना है, इस पार करना है, बट ये पार नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास थोड़ी सी ऊर्जा की कमी हो गई है। तो थोड़ा ऊर्जा हम इसको देते हैं, थोड़ा मतलब कम ऊर्जा, कम ऊर्जा मतलब न्यूनतम ऊर्जा। तो हम अगर न्यूनतम ऊर्जा अगर हम दे देते हैं, न्यूनतम ऊर्जा, तो अगर हम न्यूनतम ऊर्जा इसको अगर हम दे देंगे ना, तो ये जो हमारे पास ये जो कण है, ये ऊर्जा अवरोध को पार करके, ऊर्जा अवरोध को पार करके निकल जाएगा। तो उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम क्या कहेंगे, संकीर्णन ऊर्जा कहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, हमने कहा कि वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अणु को, ठीक है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अणु को ऊर्जा अवरोध को पार कराने के लिए आवश्यक होता है, उसी को हम संकीर्णन ऊर्जा कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अणु को ऊर्जा अवरोध को पार कराने के लिए आवश्यक होता है, तो उस न्यूनतम ऊर्जा को हम संकीर्णन ऊर्जा कहते हैं। वही बात लिखा गया, वह मतलब ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं को ऊर्जा अवरोध को पार कराने के लिए आवश्यक होता है, उसी को हम संकीर्णन ऊर्जा कहते हैं जी, ठीक है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। अब चलिए, ये तो हमने आपको संकेत रूप में थोड़ा सा हमने समझाने के तौर से हमने आपको समझा दिया है। परिभाषा तो याद हो गया होगा। यहां पे याद रखेंगे संकीर्णन ऊर्जा को, संकीर्णन
संकीर्णन ऊर्जा को याद रखेंगे E A। इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं संकीर्णन ऊर्जा को। फिर आता है एक और चीज याद रखेंगे, इसका मात्रक। तो इसका मात्रक हमेशा आप याद रखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, जूल। पहला आप याद रखेंगे जूल इंटू मोल इनवर्स, जूल इंटू मोल इनवर्स, ये आप याद रखेंगे। और दूसरा एक और मात्रक आप इसका याद रखेंगे जो होता है किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला बात आता है, एक तो संकीर्णन ऊर्जा हमने समझ लिया, एक मात्रक हमने समझ लिया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम जान लेते हैं। तो संकीर्णन ऊर्जा का फॉर्मूला, तो संकीर्णन ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, संकीर्णन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है देहली आवृत्ति, सॉरी देहली ऊर्जा माइनस क्या होता है, अणुओं के टक्करों से पूर्व निहित ऊर्जा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। हमने क्या लिखा है, संकीर्णन ऊर्जा इक्वल टू होता है देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा माइनस अणुओं के टक्करों से पूर्ण की नियत ऊर्जा। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो देहली ऊर्जा आप समझ गए होंगे, ठीक है। देहली ऊर्जा एक वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में देगा, और अणुओं के टक्करों से पूर्ण निहित ऊर्जा का भी वैल्यू आपको देगा। ठीक है, कि अणु जब आपस में नहीं टकराए हैं, उससे पहले उसकी निहित ऊर्जा क्या है, उनके पास ऊर्जा क्या है, तो वो भी वैल्यू देगा। तो इन दोनों का अंतर आप कर दीजिएगा तो हमारा संकीर्णन ऊर्जा का मान निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिए ना, अच्छी बात है। तो नोट्स बनाते हुए आप चल रहे होंगे, जितने भी स्टूडेंट टॉपर नोट्स नहीं लिए हैं वो नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। ठीक है, और जो लिए हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब उनको चैप्टर वाइज मिल ही गया होगा। ओहो, हम्म, चलिए। तो अगला आता है, अभिक्रिया का औसत और ताक्षणिक वेग को समझाइए और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं अभिक्रिया का औसत वेग। अभिक्रिया का औसत वेग और ताक्षणिक वेग समझाना है। तो पहले अभिक्रिया का औसत वेग समझेंगे, फिर ताक्षणिक वेग समझेंगे। तो हम थोड़ा यहाँ पे परिभाषा तो बड़ा है, बट ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा। क्या हमने लिखा है, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को उसी समय अंतराल से भाग देने पर जो मान प्राप्त होगा उसी को अभिक्रिया का औसत वेग कहेंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम औसत वेग का फॉर्मूला लिख दें, औसत वेग, औसत वेग बराबर क्या होता है, तो औसत वेग बराबर होता है अभिकारकों या हम कह सकते हैं उत्पादों की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन, होने वाली परिवर्तन। अब बट्टी क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन में कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो वही समय अंतराल हम कह दे रहे हैं, समय अंतराल। ठीक है, तो वो समय अंतराल हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले समय अंतराल को, ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। अभिक्रिया का औसत वेग हमने क्या बताया, तो हमने यही कहा कि किसी निश्चित, ठीक है, किसी निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल मतलब जो समय लग रहा है वो एक निश्चित हो,
तो किसी निश्चित समय अंतराल में किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन होने में लगा एक निश्चित समय अंतराल से भाग देने पर जो वैल्यू प्राप्त होगा, इसको इसमें भाग देंगे तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगा उस वैल्यू को ही अभिक्रिया का औसत मान कहते हैं। तो वही लिखा गया है किसी निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, हमने क्या लिखा है, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को उसी समय अंतराल से भाग देने पर, उसी समय अंतराल से भाग देने पर जो मान प्राप्त होगा, इसको इसमें भाग देंगे तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगा, जो हमें वैल्यू प्राप्त होगा उसी वैल्यू को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस फॉर्मूले को जिन्होंने नोट डाउन नहीं किए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको संकेत रूप में हम क्या लिखते हैं, तो अभिक्रिया का औसत वेग को तो VAVG लिखते हैं। अभिक्रिया का औसत वेग मतलब अर्धायु का, सॉरी अभिक्रिया का औसत वेग, इसको अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता को डेल C लिखते हैं और समय में परिवर्तन को डेल T लिखते हैं। तो इस तरीके से संकेत रूप में भी लिखा जाता है। चलिए इतनी बात हो गया। अब आते हैं अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग। अब मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं अभिक्रिया की ताक्षणिक वेग और औसत वेग इन दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है दोस्त, ज्यादा अंतर नहीं है। ताक्षणिक वेग मतलब होता है ना कि एक सूक्ष्म वेग, तो एक छोटे से समय में जो छोटा सा वेग होगा ना वही ताक्षणिक वेग कहलाएगा। तो सीधी बात है, इसमें भी देखिए कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। क्या लिखा गया है, किसी निश्चित क्षण पर, यहाँ पे केवल क्या बताया, एक समय कह दिया है, यहाँ पे क्या कह दिया, एक हमारे पास क्या कह दिया, क्षण कह दिया गया। तो किसी निश्चित क्षण पर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले अल्प परिवर्तन, अल्प मतलब छोटा परिवर्तन, छोटा समय में छोटा ही ना परिवर्तन होगा। तो किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले अल्प परिवर्तन को उसी समय के अल्प अंतराल से भाग देने पर जो वैल्यू प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होगा उसी को अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं। इसका भी सेम ऐसे ही इसका क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला के अगर हम बात करें तो इसका भी फॉर्मूला सेम यही होगा। क्या होता है, अभिक्रिया का ताक्षणिक अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग, अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग बराबर क्या होते हैं, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, अब बटे क्या होता है, समय अंतराल, समय अंतराल को डेल C से दर्शाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, यही हमारा हो जाएगा फॉर्मूला जी। तो हमने क्या यहाँ पे बताया है, हमने यही आपसे कहा कि कोई भी निश्चित क्षण पर, क्षण मतलब होता है एक छोटा सा समय, जैसे नैनो सेकेंड या सेकेंडों में, ठीक है। तो किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला अल्प परिवर्तन को उसी समय के समय अंतराल से भाग देने पर जो वैल्यू प्राप्त होगा, जो वैल्यू प्राप्त होगा उस वैल्यू को ही हम अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं। सीधी बात है दोस्त, समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़े, चलिए जी। अगला हमारा आता है आर्हेनियस समीकरण। अब ये तो कहना नहीं है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आर्हेनियस समीकरण पर टिप्पणी लिखने के लिए बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो आर्हेनियस समीकरण, तो आर्हेनियस समीकरण क्या कहेंगे जी, हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि आर्हेनियस समीकरण के अनुसार, सॉरी आर्हेनियस समीकरण अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और ताप के बीच संबंध बताता है, ठीक है, कुछ याद आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि अभिक्रिया का जो आर्हेनियस समीकरण होता है ना, वो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और जो समय होता है T, इनके बीच को संबंध बताता है, ठीक है। अब क्या संबंध है जी, तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। वो है हमारा K इक्वल टू ए के पावर क्या होता है माइनस EA, थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं क्या, थोड़ा पतला इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बताया कि K इक्वल टू ए के पावर हम क्या लिख देंगे, पावर हो जाएगा EA
माइनस ई ए बाई आर टी, ये हमारा आर्हेनियस समीकरण का फॉर्मूला होता है। देख लीजिए ये k इजकल टू ए इंटू ई है और इन दोनों के पावर में क्या है माइनस ई ए बाई आर टी है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो अभिक्रिया आर्हेनियस समीकरण है वो अभिक्रिया के वेग को और और उनके बीच समय को, ठीक है। आर्हेनियस समीकरण क्या बताता है, किसी रासायनिक मतलब आर्हेनियस समीकरण अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और समय के बीच संबंध को बताता है। और वो संबंध यही है k इजकल टू ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ये समीकरण आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखेंगे कि आर्हेनियस समीकरण में क्या बात बताया गया, ये बात बताया गया ना कि ताप बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा। आर्हेनियस समीकरण में बताया कि यदि ताप के मान को हम बढ़ाएंगे ना तो ये वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात बताया गया कि अभिक्रिया की जो दर होती है, दर मतलब वेग, तो अभिक्रिया का वेग होता है वो संकीर्णन ऊर्जा पर निर्भर करता है। मतलब अभिक्रिया का कितनी स्पीड में चल रही है वो इस संकीर्णन ऊर्जा ई ए पर निर्भर करता है, ठीक है। और जिन अभिक्रियाओं की संकीर्णन ऊर्जा कम होती है वो तेज होती हैं, वो अभिक्रिया तेजी से होती हैं जी। जिन अभिक्रियाओं की संकीर्णन ऊर्जा क्या होती है कम होगी ना, ई ए का मान कम होगा तो उसकी वेग वो बहुत ही तेजी से गति करेगी। इससे हमें यही पता चला कि जो वेग होता है वो संकीर्णन ऊर्जा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब संकीर्णन ऊर्जा का मान घटा तो वेग का मान बढ़ा, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसमें देखिए जो जो है ना इंपॉर्टेंट सब करा ही दे रहे हैं दोस्त। आगे बढ़े, चलिए जी। अब देख लीजिए यहां से हमारा क्वेश्चन क्या आता है। एक क्वेश्चन हमारा आ रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसका लक्षण लिखिए। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये दो तो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। और मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि जिन स्टूडेंटों के पास पेशेंस होगा ना वो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और जो अंत तक देखेंगे उनको कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चन मिलनी चाहिए। अब वो क्वेश्चन है यही दोस्त, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसका लक्षण पूछा जाता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के प्रथम घात पर निर्भर करता है, उसी को हम क्या कहते हैं जी, उसी को हम ओनली प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। जिसका वेग क्या होगा, अभिकारकों की प्रथम अभिक्रिया की अभिकारकों की सांद्रताओं के प्रथम घात पर निर्भर करता है, तो उसी को हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे जी। चलिए अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया को थोड़ा हम विशेष कर अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ इसको कैसे समझा दें हम। अच्छा अभी हमने एक वेग नियम हमने समझाया था, अच्छा हमने क्या बताया था थोड़ा समझिएगा। अभी हम आपको समझा देते हैं क्या बताया गया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग होता है ना वो अभिकारकों की सांद्रताओं के प्रथम घात पर निर्भर करता है, उसी को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये कहा गया। तो सपोजिट ऐसे हम मान लेते हैं कि एक हम प्रथम कोटि की एक हम रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक हमने रासायनिक अभिक्रिया ले लिया जो है आर इक्वल टू पी, ठीक है। आर इक्वल टू पी, ये आर क्या है, रिएक्टेंट है, इसी को हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। तो ये हमारा क्या है जी, अभिकारक। ये क्या है, ये जो लास्ट में बनता है उसी को उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हमने उत्पाद लिख दिया। ये टोटल हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। कोई गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो हमने ये बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका जो वेग होता है ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका जो वेग होता है, जिसका जो वेग होता है वो अभिकारक, वो अभिकारकों के सांद्रताओं के प्रथम घात पर निर्भर करती है। क्या होती है, निर्भर करती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं।
बात आप समझे? हमने क्या बताया दोस्त? हमने यही कहा कि ध्यान से समझेंगे। एक बात आप याद रखेंगे, ये आर क्या है? अभिकारक है। तो अभिकारक है और ये कोष्ठ में बंद करते हैं तो इसको सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रता। ठीक है, या सांद्रता हम कह सकते हैं। तो अभिकारकों की सांद्रताओं के प्रथम घात पर क्या होता है? निर्भर करता है। तो यही बात हमने लिखा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के सांद्रताओं के प्रथम घात पर निर्भर करता है, उसी को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो वही लिख दिया गया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के प्रथम घात पर निर्भर करते हैं, उसी को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो इसको आप इतना लिखने के बाद ये आप फॉर्मूला ये आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ये आप जरूर लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको सॉल्व आगे कर सकते हैं। तो करेंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पे अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो इक्वल का चिन्ह आता है, तो एक नियतांक आता है जो है के, इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा आर, आर के पावर 1। अब देखिए किसी के पावर अगर 1, सॉरी, किसी के पावर 1 इतना तक ही हम छोड़ देंगे, 0 रहेगा तब ना 1 होगा। चलिए, तो इतना आपको याद रखना है। ये क्या है? अभिक्रिया का वेग है। ये के क्या है? वेग स्थिरांक है। और ये हमारा आर जो क्या है? ये अभिकारक है। तो इतना आप याद रख लेंगे। एक चीज यहाँ से पूछ लिया जाता है, वो चीजें हम आपको बता दे रहे हैं। ये एक बॉक्स में हम कर देते हैं, इसको जरूर आप लिख लीजिएगा। एक बॉक्स में और हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। एक हमसे पूछा जाता है टॉपिक, एक क्या टॉपिक पूछा जाता है? कहा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए, या ये कह देता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण या वेग व्यंजक भी लिख सकते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो फॉर्मूला होता है k इजकल टू 2.303 बाई टी होता है, लॉग और a बाई a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, लॉग लिखें या log 10 लिखें। तो ये आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का फॉर्मूला है, k इजकल टू 2.303 बाई टी log 10 a बाई a माइनस एक्स। अब इसी को ना प्रूफ करने के लिए आपसे पूछा जाता है, इसको प्रूफ करना होता है। और मैं आपसे बता दे रहा हूँ स्पष्ट रूप से, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। अब मैं चाहता हूं कि इसको आप जरूर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करिएगा। कैसे आप पढ़ेंगे इसको, मैं इस वीडियो में नहीं करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस पर ना कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे एक टॉपिक इसको कराने में। मैंने इसीलिए इसको पर्सनली पहले हमने करा दिया है। तो आपको केवल इतना लिखना है। क्या लिखना है? आप लिखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ब्रदर सर, इतना लिखकर आप एक बार सर्च कर लीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे ना, तुरंत आपको हमारी एक वीडियो मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने ये टोटल एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या क्या आएगा। ठीक है, जरूर देख लीजिएगा जिनको 5 नंबर चाहिए। और जो देखिए, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, उन सभी क्वेश्चन को तैयार करना भी ये आपका ही कर्तव्य है। अगर आप नहीं तैयार करते हैं तो इसमें आपकी गलती होगी। ये नहीं कहिएगा कि मैंने ये नहीं कराया है या नहीं बताए हैं, ये नहीं आपको कहना है। ये मैं पहले ही आपसे आगाह कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं कि भैया इस सबको तैयार आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए जी, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। ठीक है, ले लिए। अब हम इसका लक्षण जान लेते हैं। तो हमने लिख दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लक्षण।
तो इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं, लक्षण मतलब गुण या विशेषता हम कह सकते हैं। क्या क्या होता है जी? तो सबसे पहला होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है। यह भी हमने बताया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों के सांद्रताओं के प्रथम घात पर निर्भर करता है। तो ये बात हमने बताया, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे। दूसरी बात बताया गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता दो गुनी करने पर अभिकारक, ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को अगर हम दो गुना कर देते हैं तो याद रखेंगे कि अभिक्रिया का वेग भी दो गुना ही हो जाएगा। ठीक है। अगली बात यहाँ पे हमसे कहा गया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कभी, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। ठीक है। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया अभिक्रिया होती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, कभी पूर्ण नहीं होती है। ठीक है। अगली बात यहाँ पे याद रखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो हमारा सेकेंड इनवर्स होता है। ये आप याद रखेंगे। अगला हमारा आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग का मात्रक, मतलब आर का अगर मात्रक की बात करें तो वो याद रखेंगे, आर का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, और क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तो इस बात को हमेशा हमेशा आप याद रखेंगे ना। चलिए जी, अच्छी बात है, तो आप ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 ही पॉइंट्स बताया है। एक हमने बता दिया कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो वेग स्थिरांक, सॉरी, अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है, पहली बात। दूसरा हमने क्या बताया कि अभिक्रिया कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारकों की सांद्रता अगर हम दो गुनी कर देते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी दो गुना हो जाता है। ठीक है, ये बात। तीसरी हमने बात बताया कि शून्य, क्या लिखे, शून्य कोटि की अभिक्रिया, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये शून्य हम बोल रहे थे क्या उस टाइम से? पेन गया भैया। यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, यह हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया चलती ही रहती है। तो ये बात आप याद रखेंगे, यहाँ पे प्रथम कर लीजिएगा। मैं माफी चाहूंगा अगर भूल से मुझसे कहा गया होगा तो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। दूसरी बात, चौथा हमने क्या बताया कि वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तो स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए हैं। चलिए जी। अगला हमारा आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या बताया गया, इसका लक्षण भी बताना है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका जो वेग होता है वो अभिकारकों के, वो क्या होता है, वो अभिकारकों के वो अभिकारकों की सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ ही गए होंगे। तो ये एग्जांपल से मैं आपको समझा दे रहा हूं पहले, कि मान लेते हैं ये एक अभिक्रिया है, R इजकल टू पी। R इजकल टू क्या होता है, P होता है। इधर वाले को अभिकारक कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यही ना कहते हैं जी, अभिकारक और उत्पाद। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है,
तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, वो अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता है। ये बातें कहा गया, तो ये हमारा यहाँ से मिला फॉर्मूला। तो हमने क्या बताया, ये परिभाषा याद कर लीजिए। क्या कहेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसी को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इतना बात समझ के इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो एक नियतांक आता है कि ये देखिए किसी के भी घात अगर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो r का मान आएगा वो k आ जाएगा, वो k आ जाएगा। तो इसका मतलब ये r क्या है जी, तो ये अभिक्रिया का वेग है। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो वेग स्थिरांक के क्या होता है, वेग स्थिरांक के बराबर होता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये हमें अभिक्रिया का वेग के लिए बताया गया था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक उदाहरण कभी कभी यहाँ पे कह देता है ना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया लिखिए और उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका जब भी उदाहरण आपको कह दे तो उदाहरण में आप लिख दीजिएगा, क्या लिख देंगे कि H2 प्लस Cl2 इजकल टू 2HCl, ये आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए उदाहरण हो जाएगा। अगर इस पर हम लगाएं ना तो इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा वो किसके समानुपाती होगा जी, तो अभिकारक जो होते हैं, तो अभिकारक क्या है, H और Cl है। तो यहाँ पे अभिकारक क्या है हमारा, एक हमारा H2 है और एक हमारा Cl2 है। तो अभिकारकों की सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता है, यही नहीं होता है जी। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होता है जी, तो अभिक्रिया का वेग होगा ये समानुपाती, और समानुपाती का चिन्ह हटेगा, इक्वल का चिन्ह आएगा, तो एक नियतांक आएगा कि इन दोनों का घात 0 है, तो इसका मतलब 1 गुणे 1 हो जाएगा। इसका भी मान 1, इसका भी मान 1। तो ये हमारा अंत में k का जो मान, r का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, k के बराबर आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ से ये हमारा निकल जाएगा। और ये हमारा क्या है जी, वेग है, अभिक्रिया का वेग। और ये k क्या है, वेग स्थिरांक है। चलिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, कंप्लीट हो गया ना। चलिए इसका हम गुण देख लेते हैं। तो गुण को लक्षण भी कहते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का लक्षण, तो इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं, कौन कौन सा, तो पहला, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो निम्न समीकरणों का पालन करती है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो निम्न समीकरणों का पालन करती है। और जब शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे तो समाकलित वेग समीकरण में एक फॉर्मूला आ जाएगा जो है k इजकल टू एक्स बाई टी। ये आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आता है k इजकल टू एक्स बाई टी, जहां x वियोजन की मात्रा है, ठीक है। अब k क्या है, वेग स्थिरांक है, t समय है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। अब ब्रदर से लिखकर सर्च कर लीजिएगा, 5 नंबर वाले टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरणों का पालन करती है, वो ये है। अगला हमारा आता है कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग जो होता है वो सदैव स्थिर होता है, मतलब नियत होता है। अभिक्रिया का, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है जी, नियत होता है। नियत मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगली बात यहाँ पे क्या आ गया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट हो जाता है जी, जबकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी कंप्लीट नहीं होता है, वो चलता ही रहता है। अगली बात यहाँ पे हमसे कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल जो होता है वो अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है।
अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता है ना, इसी के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम इसको हम संकेत रूप में क्या लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो होता है वो अभिकारक के क्या होता है, वो अभिकारक के प्रथम सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला कह दिया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो इसका मान याद रखेंगे लीटर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तो ये आप याद रखेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। यहाँ पे एक चीज आप याद रख लीजिएगा, क्या याद रखना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, इतना लिखकर ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लीजिएगा। एक 5 नंबर वाला टॉपिक आएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। इन्वेटर मेरा डिस्चार्ज हो रहा है और चलिए कंप्लीट भी आपका हो गया। मैं आपको कहना चाहूंगा एक ही बात, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा पूरी फोकस के साथ। चैनल पे नए होंगे, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी तैयारी हम और भी बेहतर तरीके से तो कराएंगे ही, बट आपको भी लगता है कि हाँ हम तैयारी आपकी करा सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले 2 चैप्टरों की पढ़ाई नहीं किए हैं और फिजिक्स में 4 चैप्टरों की पढ़ाई नहीं किए हैं वन शॉट के माध्यम से, सभी 5 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। और अभी तक आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रॉपर नोट्स नहीं लिए हैं, जिसमें सभी आपके चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सभी इंपॉर्टेंट PYQ, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब आपको मिल जाएंगे। नियम, सिद्धांत, परिभाषा सब चैप्टर वाइज मिलेंगे ओनली 199 में। तो अभी तक नहीं लिए हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा और वहां पे कहेंगे तो आपको तुरंत स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जी।